वेलकम फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल एडुगल प्लस। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि मल्टीपल चार्ज, जब मल्टीपल चार्ज होता है, मल्टीपल चार्ज के कारण किसी एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालते हैं, उसकी गणना इसमें हम लोग मुख्य रूप से करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में बताता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की इमेजिनरी लाइन है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है, यानी कि इमेजिनरी लाइन विच शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ लाइन का इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन के बारे में जानते हैं। उसके कुछ गुण है। तो पहला हो जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जैसे प्लस चार्ज से उत्पन्न होता है और माइनस पर खत्म होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज इमिट फ्रॉम द प्लस चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट बताता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, प्लस चार्ज से जगह नेगेटिव पर खत्म होगा और पैरेलल होगा, काटेगा नहीं एक दूसरे को। तीसरा पॉइंट है कि जहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज्यादा होगा, जहां पर घनत्व ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता ज्यादा होता है। और जहां पर ये कम होगा वहां पर क्या होगा, कम होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्स सटा सटा है, घना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता ज्यादा होगा, उसके अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा होगा और सबसे कम यहाँ पर होगा। इस प्रकार से ये इसकी डायरेक्शन है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो मैं लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, उसको इसके कारण मैं नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक इसके हम डायरेक्शन को नहीं देख पा पाएंगे, और जब तक डायरेक्शन को नहीं देख पा पाएंगे तब तक आप इसको क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के माध्यम से सबसे पहले हम इसमें डायरेक्शन शो करेंगे और डायरेक्शन दिखाने के बाद तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, टोटल रिजल्टेंट निकालेंगे। ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की इमेजिनरी लाइन है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है। इसके गुण 3 कम से कम आपको याद रखना है, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्लस चार्ज से उत्पन्न होता है, माइनस पर खत्म होता है। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को काटता नहीं है। पॉइंट नंबर 3, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की घनत्व, यानी कि लाइन्स ऑफ फोर्स जहाँ ज्यादा होगा वहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा होता है, जहाँ पर कम होगा वहाँ पर इंटेंसिटी कम होता है। तो ये इसके 3 पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने हैं। विदाउट इट यू कैन नॉट एबल टू फाइंड द एनी वैल्यूज and solve the any questions which are related to the superposition theory of electrostatics. So उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग इसी आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्त ये जो है एक हमारा जो ये है एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है कि ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, यानी कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्लस से क्या होता है, प्लस चार्ज से उत्पन्न होता है और माइनस पर खत्म करता है। ये प्लस चार्ज इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से आएगा, ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से आएगा। फिर ये भी एक प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से आएगा। ये भी एक प्लस चार्ज है, ये भी एक प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से आएगा। तो इस पर फोर्स F1 लगा, इस पर फोर्स F2 लगा, और हमें निकालना क्या है, यहाँ पर फोर्स है। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा एक इस चार्ज के कारण और एक लगेगा इस चार्ज के कारण। फिर से समझ इस बात को, हमें फोर्स निकालना कहाँ है, पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए पर कौन कौन फोर्स लगा सकता है, तो बी वाला चार्ज लगा सकता है और सी वाला चार्ज लगा सकता है। तो ये दोनों के कारण चार्ज लगेगा, उसका नाम F2 रख दिया हमने, और ये दोनों के बीच चार्ज लगेगा, उसका नाम हमने F1 रख दिया। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के पट्टे के एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम यहाँ पर निकालते हैं F2 फोर्स निकालेंगे। तो F2 फोर्स निकालने के लिए ये दोनों के बीच का फोर्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, K, हम लिख देते हैं फॉर्मूला K Q1 Q2 अपन में R²। यहाँ पर K तो K ही रहेगा, Q1 का वैल्यू Q है और A भी यहाँ पर Q है, और ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर A है, तो A आ जाएगा A², यह आ जाएगा फॉर्मूला KQ² अपन में A²। ये F2 फोर्स ये निकला। उसी प्रकार से हम F1 फोर्स निकालेंगे। F1 फोर्स निकालेंगे तो K Q1 Q2 अपन में R² निकलेगा। तो K रहेगा, ये Q1 का मतलब ये Q, ये भी रहेगा Q, और इसके बीच की दूरी हो जाएगा A, यह रहेगा यहाँ पर A²। यहाँ निकलेगा अभी K Q1 अपन में A², K Q² अपन में A², ये दोनों फोर्स निकल गया। लेकिन मैं जैसे होता है कि टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो ये फोर्स और ये फोर्स दो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका रिजल्टेंट आपको ये निकलेगा, ये रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा जो F1 प्लस में F2 के बराबर होगा। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ये F नेट होगा, और F नेट हो जाएगा F1 का वेक्टर सम और F2 का वेक्टर सम, ये हमारा होगा। लेकिन ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना पड़ेगा। F1 के इस पर कंपोनेंट, जैसे मान लो कि पूरा का पूरा 60 डिग्री है,
ये 60 डिग्री के बीच बीच डायगोनली काटो तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, यानी कि θ1 भी 30, θ2 भी 30। ये जो पूरा निकलेगा ये निकलेगा f1 cos θ1, ये निकलेगा f2 cos θ2। याद आएगा f1 का मतलब कितना आ गया ये डायरेक्ट निकलेगा k q स्क्वायर अपन में a स्क्वायर cos 30 डिग्री और प्लस में ये भी k q स्क्वायर अपन में a स्क्वायर, ये भी cos 30 डिग्री। तो दोनों तो सेम है, तो दोनों क्या करेंगे तो 2 k q स्क्वायर अपन में a स्क्वायर cos 30 डिग्री, ये इसको लिख देंगे 2 k q स्क्वायर अपन में a स्क्वायर cos 30 का वैल्यू कितना होता है तो √3 अपन में 2 होता है। ये से कट गया आ जाएगा √3 k q स्क्वायर अपन में a स्क्वायर, ये 2 इक्वल फोर्स निकला। फिर से समझिए ये न्यूटन फोर्स आपका निकला। फिर से इसको समझते हैं, न्यूटन कूलॉम्स लॉ के माध्यम से हम ये दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे k q1 q2 अपन में r स्क्वायर, तो याद आएगा यहाँ पर ये k q q a स्क्वायर ये निकल गया, ये फोर्स निकलेगा तो k q q अपन में a स्क्वायर निकल गया। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो मालूम हो गया, लेकिन रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा 60 डिग्री है। तो या तो आप f1 a प्लस a b के बीच में जो थीटा डिग्री का एंगल बनता है उस फॉर्मूले का प्रयोग कीजिए, और नहीं तो यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे तो f1 cos θ1 प्लस f2 cos θ2 का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। f1 कितना है k q1 q2 अपन में r स्क्वायर, यानी कि k q स्क्वायर अपन में a स्क्वायर cos 30, k q स्क्वायर a स्क्वायर अपन में cos 30 इनटू cos 30। ये दोनों सेम है, जोड़ेंगे तो 2 k q स्क्वायर अपन में a स्क्वायर cos 30 रहेगा, k q स्क्वायर अपन में a स्क्वायर ये cos 30 मान √3 अपन में 2 रहेगा √3 k q स्क्वायर अपन में a स्क्वायर, इतना न्यूटन आपका फोर्स हो गया। तो इसी आधार पर अब स्क्वायर पर क्वेश्चन हो या आप किसी भी ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट पर यदि क्वेश्चन आता है तो उस पर आधारित आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सुपरपोजिशन थ्योरी से निकाल सकते हैं। इतना ही के साथ मुझे आशा है कि आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम एंड IIT मेंस एंड एडवांस।